हेलो एवरीवन। इस क्लास में वी विल स्टडी अबाउट कॉस्मोलॉजी। कहाँ से ओरिजिन हुआ है हमारे पूरे यूनिवर्स का। नाउ जब भी हम वर्ड पढ़ते हैं लॉजी, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी। और कॉस्मो का मतलब होता है आपका यूनिवर्स। तो दोनों वर्ड्स मिलकर बने कॉस्मोलॉजी, की यूनिवर्स की जो पढ़ाई होती है उसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं ना। ज्योग्राफी जो वर्ड है इसे हमने ग्रीक वर्ड से लिए हैं, जियो और ग्राफी। जो जियो है उसका मतलब है द अर्थ एंड ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट। ठीक है, अब इसमें आपको हेल्प मिलती है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अगर कोई और वर्ड आता है जिसके पीछे ग्राफीन लिखा हुआ है तो यू कैन ऑलवेज गेस ये टू राइट किसी बारे में बात कर रहे हैं, और उसका जो प्रीफिक्स होता है उसको आपको गेस करना पड़ता है। दिस इज हाउ योर गेस वर्क तुक्का का जो लगाते हैं काम करता है। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है? ये एक स्टडी है मैन की और उसके आसपास के एनवायरनमेंट की, दोनों किस तरीके से एक साथ काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। करेक्ट। हमारा जो एनवायरनमेंट है जहां पर लाइफ पॉसिबल होती है उसे हम कहते हैं बायोस्फेयर। स्फेयर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अर्थ का जो शेप है इट इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, नॉट स्फेरिकल बट ऑलमोस्ट स्फेरिकल। ठीक है, और बायो, जहां पर भी बायो वर्ड आता है मतलब वहां पर लाइफ पॉसिबल है, मतलब लिविंग बींग्स हैं। और इसी बायोस्फेयर को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। नाउ अगेन स्फेयर इज द सेम थिंग। लिथोस्फेयर लैंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर एयर के बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड हाइड्रो मतलब वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो हमारी ज्योग्राफी की स्टडी होती है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। बेसिकली आपको इसको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना होता बट आपको वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। Initially, it is divided into three parts: physical geography, human geography, and economic geography. अब इनके सब पार्ट्स होते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी जो कि लैंड फॉर्म की स्टडी, अगेन लॉजी लग गया मतलब टू स्टडी, ग्राफी मतलब टू राइट अबाउट इट। क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट की पढ़ाई, ओशनोग्राफी ओशन की पढ़ाई, बायोजियोग्राफी मतलब बायो लिविंग थिंग्स की पढ़ाई। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन एक्टिविटीज, पॉपुलेशन, सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है किस तरीके से लोग रह रहे हैं, मतलब एक कॉलोनी में रह रहे हैं या बिल्कुल बिखरे हुए घर हैं, अलग अलग, एक घर एक जगह है उससे मतलब 1 किलोमीटर दूर दूसरा घर है, उसे सेटलमेंट कहते हैं। कल्चरल पैटर्न की कहाँ पर कैसे कल्चर फॉलो। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आएगा फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, रिसोर्सेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ज्योग्राफी की, जैसे कि हिस्टोरिकल, मिलिट्री, रीजनल, रेडिकल, मेडिकल या जेंडर स्टडीज। आपको सिर्फ इनकी ब्रांचेस पता होनी चाहिए, इनका इन डेप्थ नॉलेज इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बट आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए एग्जाम दे रहे हैं देन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल अबाउट इट। नाउ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, बहुत सारी थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ की। सबसे पहले यहाँ थे कांट की गैशियस हाइपोथेसिस, कि भाई जो अर्थ है वैसे तो जैसे सारे स्टार्स बन रहे थे वैसे बन रहा था और उसमें बहुत सारी गैसेस थी। लाप्लेस इसकी सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है नेबुलर हाइपोथेसिस की, कि वो किस तरीके से ठंडा होता गया, आग का गोला सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, फिर आती है जीन्स जेफरी की थ्योरी, टाइडल हाइपोथेसिस, कि कंडेंसेशन होने की वजह से पानी ज्यादा हो गया और उस पर वाटर का कंटेंट ज्यादा है, लाइक दैट। पुराने टाइम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर किसी ने यूनिवर्स के बारे में बात किया तो 140 एडी में पटोलेमी था, उसने बात किया। उसने बोला बीच में अर्थ है और उसके आसपास सब घूम रहे हैं और सन भी उसी के चक्कर काट रहा है। दैट वाज मोस्ट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उस टाइम कोई जरिया नहीं था इसे कंफर्म करने का। 1543 में कोपरनिकस आया और उसने केपलर इसकी स्टोरी पटोलेमी की सपोर्ट की, लेकिन इसने बोला यार कुछ तो घूम रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है, ये सपोर्ट किया था, लेकिन अर्थ सेंटर नहीं है, सन सेंटर है, बाकी सब इसके साथ घूम रहा है और यही पूरा ब्रह्मांड है। लेकिन कोपरनिकस की स्टोरी केपलर ने सपोर्ट की, लेकिन उसने बोला रुको, ये ब्रह्मांड नहीं है, सन तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में है, यूनिवर्स के सेंटर में नहीं है। फिर 1805 में हर्शल आया, उसने बोला सोलर सिस्टम और बहुत बड़ी चीज का पार्ट है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, विच मीन्स जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाता है उसी हिसाब से नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है एंड देन वी कैन से कि कंफर्म कि ये हुआ था। ठीक है, अब गैलेक्सीज, अब सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सीज का पार्ट है। गैलेक्सी क्या होती है? बहुत सारे स्टार्स एक साथ ग्रेविटी की वजह से एक फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसे हम गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी तीन फॉर्म्स में आती है। ठीक है, पहली है स्पाइरल, घूमती जा रही है। दूसरी है इलेप्टिकल, ये इलेप्टिकल शेप हो गई। इरेगुलर मतलब कोई प्रॉपर शेप नहीं है, बस है गैलेक्सी। ठीक है,
देन हमारी जो गैलेक्सी जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं उसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं या फिर हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। वो स्पाइरल है शेप में, उसका अकरेंस स्पाइरल। हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी हमारे आकाश गंगा गैलेक्सी के पास है एंड्रोमेडा, जिससे वो भी स्पाइरल फॉर्मेशन में। अब हमारी जो गैलेक्सी है उसमें 98% मटेरियल जो है वो स्टार्स का है। स्टार्स कौन होते हैं? सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज, मतलब इनकी खुद की लाइट है सेल्फ ल्यूमिनस। इनमें एक रिएक्शन चल रहा है जिसकी वजह से वो लाइट एमिट कर रही है। और जो 2% बचा है वो है इंटरस्टेलर या गैलेक्टिक गैसेस या डस्ट, मतलब मिसलेनियस एक्स्ट्रा चीजें। नाउ स्टार, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार की बात करते हैं। देखो बहुत सिंपल था, पहले हम बात कर रहे थे कि अर्थ सेंटर में, फिर हमने बोला नहीं सन सेंटर में है, उसके बाद हमने बोला ये एक पूरा इसके साथ चारों तरफ जो घूम रहा है वो एक सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है और गैलेक्सी में सबसे ज्यादा चीजें क्या होती है? स्टार होती हैं। तो देन वी डिस्कस अबाउट स्टार। स्टार क्या होता है? ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक शेप बन जाती है, बहुत सारे क्लाउड गैलेक्टिक गैस और डस्ट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक ठोस जगह बन जाती है, दैट इज योर स्टार। ठोस नहीं होते एग्जैक्टली, डेंस नहीं होती है ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें मटेरियल जो होता है वो होता है हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन और हीलियम करता क्या है? ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब भी कोई न्यूक्लियर कोई भी रिएक्शन होता है बेसिकली उसमें से हीट या लाइट एमिट करती है। तो ये जो होता है ये रिएक्शन भी हीट और लाइट बहुत लार्ज अमाउंट में एमिट करता है, रिलीज करता है। स्टार का जो कलर है वो इंडिकेट करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है। ब्लू कलर है तो मैक्सिमम टेम्परेचर है, येलो उससे कम और रेड सबसे कम। ठीक है ना। लाइफ ऑफ अ स्टार की लाइफ कितनी रहती है स्टार की? सबसे पहले जब भी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है तो जो बचा हुआ चीज होती है, हीलियम बचा होता है, उसकी वजह से ये एक रेड कलर का गोला नजर आता है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं रेड जाइंट। अब उस रेड जाइंट का जो मास है, या मास समझ आएगा साइंस वाले बच्चों को, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले समझ ले साइंस। ठीक है, अगर इस रेड जाइंट का मास या साइज सन के बराबर है, सेम सन के हैं, तब इसका नाम होता है व्हाइट ड्वार्फ, जिसकी सेंट्रल डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 8 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इसका साइज या मास सन से ज्यादा है लेकिन 2 गुना ज्यादा नहीं है, 2 गुना तक ही, उससे ज्यादा नहीं है, तब हम इसे न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार कहते हैं और इसकी सेंट्रल डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 14 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बट अगर इसका साइज या मास सन के 3 टाइम ज्यादा है तब हम इसे बोलते हैं ब्लैक होल, जिसकी सेंट्रल डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 16 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ब्लैक होल की सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होती है, उसके पास से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है ना। हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी के अंदर स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टार्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसे हम कहते हैं सन। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ब्राइटेस्ट स्टार है सन। ठीक है, लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर, हमारी गैलेक्सी के अंदर लेकिन सोलर सिस्टम के बाहर ब्राइटेस्ट स्टार है साइरस, या फिर उसे डॉग स्टार बोलते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम के सबसे पास जो स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरिया, जो कि 4.2 लाइट ईयर्स अवे है हमसे। दूसरा है अल्फा सेंचुरिया जो कि 4.3 लाइट ईयर्स अवे है, एंड थर्ड इज बर्नार्ड स्टार जो कि 5.9 लाइट ईयर्स अवे। नाउ हम कैसे यूज करते हैं मेजरिंग यूनिट्स? मेजरिंग यूनिट स्पेस की क्या है? लाइट ईयर्स। ठीक है, कट दिस, ये गलत है यहाँ का। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 95 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक लाइट ईयर में 95 इंटू 10 टू द पावर 11 किलोमीटर पर सेकेंड में क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वैक्यूम में हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 60,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब यही वाला पार्ट है जो कहते हैं हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज पार्सेक। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर्स। अब इसके डिजिट्स इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट दिस वे ओनली। इसमें डिटेल में ना जाएं क्योंकि इतना डेप्थ आता नहीं until unless you applying for ISRO, एस्ट्रोलॉजी, ऑल दी साइंटिस्ट। ठीक है ना। सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जैसे सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, कॉमेट्स, इंट्राप्लानेटरी डस्ट, प्लाज्मा,
ठीक है, इन सबको मिलाकर हमारा एक सोलर सिस्टम बनता है। जितनी भी एनर्जी या लाइट हमारे सोलर सिस्टम में हमें नजर आती है वो सब सन से आती है। और सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस और लाप्लेस। अब ये लाप्लेस कौन था? इसका पूरा नाम था मार्किस डी लाप्लेस एंड ये फ्रांस से था। इसने 1796 में ये थ्योरी दी थी। सन, सन के बारे में बात करते हैं। सन जो होता है 224 मिलियन ईयर्स लेता है एक रिवोल्यूशन पूरे गैलेक्टिक सर्कल के चक्कर काटने के। सपोजिटली ये पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, हमारा सन यहाँ है, तो ये एक चक्कर काट कर जब तक वापस आता है इसको बोलते हैं इट टेक्स 224 मिलियन ईयर्स एक चक्कर काटने के। ठीक है, हमने एक अजम्पशन, हमें नहीं पता पूरा यूनिवर्स कितना बड़ा है, बट हमने एक अजम्पशन किया है ये जो एक चक्कर काटा है इसे कहते हैं रिवोल्यूशन, चक्कर काट कर आना, ठीक है, उसे कहते हैं गैलेक्टिक सर्कल। ना जो सन है वो 100 टाइम्स बड़ा है हमारी अर्थ से और इसका वेट कुछ है 2 × 10⁻27 टन। ये जो मैथ्स के इतने भारी भारी फॉर्मूला पढ़ते हो ना वो यहाँ काम आते कैलकुलेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली हम तराजू में तो तोल नहीं सकते, करेक्ट, तो यहाँ इट हेल्प्स अस। नाउ सन में 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है सबसे ज्यादा ग्लो करती है, उसे कहते हैं हम फोटोस्फेयर। और जो उसके बाहर की वाली लेयर होती है इसे कहते हैं क्रोमोस्फेयर। सबसे बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं कोरोना। जब भी फोटोग्राफर आपकी फोटो क्लिक करता है तो फ्लैश आता है आपके ऊपर, उसके कुछ सेकंड बाद आपको नजर नहीं आता है, ठीक है, तो वो फ्लैश, उसी से याद रखना सबसे अंदर वाली लेयर ब्राइटेस्ट है तो उसमें ज्यादा फ्लैश है, उसकी वजह से हम बाहर की 2 लेयर्स नहीं नजर देख सकते। अब ये जो बाहर की कोरोना है ये हमें सिर्फ तब नजर आती है जब एक्लिप्स होता है या ग्रहण होता है, ठीक है। मोल्टन लावा, कोरोना जो है उसमें मोल्टन लावा मिलता है जिसकी कॉम्पोजिशन में आपको आयरन, निकल और कैल्शियम मिलता है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री केल्विन है। हमारी सन तक आज तक अभी तक रिसेंट बिना मतलब बिफोर रिसेंट ज्यादा लोग जा नहीं पाए हैं। नासा ने एक प्रोब भेजा था, पार्कर प्रोब, वो कोरोना के पास तक गया है, दैट इज द फर्स्ट एवर विच वेंट देयर। और हमने आदित्य L1 भेजा था इसरो ने, आदित्य L1, ठीक है। अब जो आदित्य L1 हमने भेजा था हमने सन पे नहीं भेजा था, हमने सन से कुछ डिस्टेंस पे भेजा था कि अर्थ यहाँ है, यहां तक भेजा था कि हम यहां तक एनालाइज कर सके कि सनलाइट का कितना इफेक्ट है वहां तक, ठीक है, बेसिकली सन के पास भेजा था ना। कुछ लाइंस हैं फ्रॉनहोफर लाइंस, जब भी हम देखते हैं सन की तरफ जहां पर भी ब्राइट स्पेस होगा, हल्का सा टेम्परेचर कम होगा तो वहां डार्क लाइन्स आएंगी। वो जो डार्क लाइन्स होती हैं उन्हें हम फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। अब थ्योरी पे कुछ भी पढ़ सकते हो, ठीक है, बट द बेसिक आंसर इज जो उसकी डार्क अब्जॉर्प्शन लाइंस हैं उसे हम फ्रॉनहोफर लाइंस कहते हैं। प्रोमिनेंसेस, जब इतना बड़ा सन है उसमें इतना सारा न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, इतना बड़ा रिएक्शन चल रहा है, तो जो आग की लपटें होती हैं वो लूप में बनकर आ जाए लेकिन अपने सरफेस पर टिकी रहें, जुड़ी रहें, ये जो लूप बनती है इसे कहते हैं हम प्रोमिनेंसेस, ठीक है। और यही लूप अगर ना बने और फटके ये आगे की तरफ निकल जाए इसे कहते हैं हम सोलर फ्लेयर। और जब सोलर फ्लेयर है, जब भी आप सर्दियों में रोड के साइड में खड़े होते हो, हवा नहीं चल रही लेकिन एक गाड़ी तेजी से जाती तो उसके जाने के कुछ 1 सेकंड बाद को बहुत तेज हवा का झोंका सा लगता है, विच मीन वो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। उसी तरीके से जो वैक्यूम है आपका स्पेस में, एयर तो है नहीं वहां पर, तो ये जो सोलर फ्लेयर इतनी स्पीड से जाती हैं इसके आसपास के जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं इनके बर्स्ट ऑफ एनर्जी की वजह से वो मूव करते हैं और वो अर्थ की तरफ आते हैं, ठीक है। ये सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हुई एंड इट मूव्स लाइक दिस, इसे कहते हैं हम सोलर विंड, ठीक है ना। जब ये सोलर विंड जो होती है ये जनरली तो हमारे अर्थ जो है उसके सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। इससे जनरली सोलर विंड आती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है, बट जो सोलर विंड अंदर एंटर कर जाती है उसे हम कहते हैं ऑरोरा डिस्प्लेस। अब ये जो डिस्प्लेस होते हैं ये या तो ऊपर दिखेंगे या नीचे दिखेंगे, नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल की तरफ। तो ऊपर आर्टिक है, आर्टिक सर्कल, आर्टिक में होते हैं तो हम अरोरा बोरोलीस कहते हैं, एंटार्क्टिका में होते हैं तो इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अब ये जो आप रील्स पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं दैट देयर इज अ कलरफुल स्काई, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, ये एक्चुअल होता है, दीज आर नॉट एडिटेड इमेजेस, दिस इज हाउ नॉर्दर्न लाइट्स लुक लाइक, या आपकी ऑरोरा डिस्प्लेज लुक लाइक, ठीक है।
सन की सर्फ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द रिएक्शन, राइट। तो उसमें दो टाइप के स्पॉट्स होते हैं, एक होता है डार्क स्पॉट, एक होता है ब्राइट स्पॉट। ब्राइट स्पॉट को हम कहते हैं प्लेक्स और डार्क स्पॉट्स को कहते हैं हम सन स्पॉट्स। अब डार्क है तो ब्राइट स्पॉट से थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा, इसलिए कूलर होते हैं ये। इनका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक का होता है और पीरियड इनका होता है 11 ईयर्स। अब 11 ईयर्स टेक्निकली इनका पीरियड नहीं होता है, ये बस पढ़ाने समझाने का आसान तरीका होता है। होता क्या है, इफ सन इज देयर, ठीक है, सन में इतना बड़ा रिएक्शन चल रहा है तो 11 साल में सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी की वजह से ये जो सन होता है ये फ्लिप मार जाता है, इसका साउथ पोल ऊपर आ जाता है, नॉर्थ पोल नीचे आ जाता है। तो इस वजह से हमें दूसरी साइड दिखती है 11 साल बाद, इसलिए हम कहते हैं कि सन स्पॉट का पीरियड 11 साल का होता है एक तरफ रहने का। ठीक है, नेक्स्ट, सन की जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलती है। अगेन हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। सनलाइट अर्थ पे पहुंचती है 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। इलेक्ट्रिक, हम जो आसमान में देखते हैं ना, सूरज यहां से उगा है और यहां आकर छिप गया है, इसे हम कहते हैं इलेप्टिक, इमेजिनरी पाथ अक्रॉस द स्काई। सन की जो एज है वो 5 बिलियन ईयर्स है और टोटल लाइफ कहते हैं 10 बिलियन ईयर्स है, तो मतलब 50% एज हो चुकी है। अकाउंट्स, सन अकाउंट्स फॉर 99.85% मास हमारे सोलर सिस्टम का, तो सबसे ज्यादा सन ही ले रहा है एरिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन से आती है वो 4 अलग अलग स्पेक्ट्रम में आती है। पहला गामा रेज, हार्ड एक्स रेज, सॉफ्ट एक्स रेज और यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। दूसरी विबग्योर, आपका 7 कलर्स। तीसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होता है और लास्ट माइक्रोवेव, रेडार वेव्स एंड रेडियो वेव्स। नाउ सनलाइट को हम एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, करेक्ट। अब अगर हम अब दोबारा से एक बार रिवाइज करें तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन है, करेक्ट। ये हो गया सन, ठीक है। सन की क्या क्वालिटीज हैं, सन में एक तो होती हैं फ्रॉनहोफर लाइंस जो कि डार्क लाइंस होती हैं, प्रोमिनेंसेस होती हैं जो कि आपकी लपटें होती हैं। अगर यही लपटें सीधे चली जाती हैं उसे सोलर फ्लेयर कहते हैं, और सोलर फ्लेयर की वजह से सोलर विंड होती है। सोलर विंड अगर अर्थ में एंटर कर जाती है तो अरोरा डिस्प्लेस हो जाते हैं, करेक्ट ना। अब सन के बाद क्या आता है, आपके आते हैं प्लैनेट्स, करेक्ट। प्लैनेट्स आते हैं, वो डिटेल में भी करेंगे। प्लैनेट्स के साथ साथ व्हाट ऑल यू हैव सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आपके एस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, उन सैटेलाइट्स को हम नेचुरल सैटेलाइट्स को मून भी बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स हो गए, जितनी भी एक्स्ट्रा मटेरियल है ये सब मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। अब अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं इनर प्लैनेट का ग्रुप, दूसरे को कहते हैं आउटर प्लैनेट का ग्रुप। अब ये जो इनर प्लैनेट है ये सन के पास है और ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल मतलब इसमें टेरेन है, पहाड़ है, खाई है, सब है, ठीक है। दे हैव डेंस रॉकी बॉडीज, मतलब ठोस जमीन है और रॉकी है, पहाड़ पहाड़ है, ठीक है। आउटर प्लैनेट जो है उन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट, मतलब जुपिटर लाइक, जुपिटर लाइक, राइट। अब ये जो जोवियन प्लैनेट है इन्हें हम गैसियस प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि इसमें गैसेस बहुत ज्यादा होती है, हार्मफुल होती है और हम उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। प्लस एक ठोस जमीन नहीं है जिसपे आप खड़े भी हो सकते हो, कुछ आइडिया नहीं है उसका। लार्ज सैटेलाइट फैमिलीज होती है इनकी और इनकी रोटेशनल वेलोसिटी ज्यादा होती है। अब रोटेशन क्या होता है, एक वर्ड होता है रेवोल्यूशन और एक होता है रोटेशन। अब ये जो रेवोल्यूशन है ना, ये है किसी और का चक्कर काटना, रोटेशन है अपनी जगह घूमना बार बार, ठीक है। नाउ साइज के हिसाब से सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मर्करी। देखो बहुत खुद सा क्वेश्चन लगता है ये, बट समहाउ एग्जाम में आ जाता तो प्रॉब्लम आ जाती है कि असेंडिंग ऑर्डर में करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, तो एक बार इसको साइज के हिसाब से एक तरफ से याद कर लो कि सबसे बड़ा कौन सा, फिर छोटा कौन आ रहा है, ठीक है ना। प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जो कि इट्स ऑर्बिटिंग अ स्टार। स्टार किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सन के बारे में बात करें, एक सेंटर है, ठीक है, स्टार उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसे हम प्लैनेट कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या हुआ, ड्वार्फ प्लैनेट वो होता है जो सपोजिटली
ये डॉफ प्लैनेट है, ये घूम रहा है, ठीक है, और इसकी सैटेलाइट है, वो भी घूम रही। तो हमें ये पता नहीं चलता है, डॉफ प्लैनेट उसे कहते हैं जिससे अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं किया है, कि हमें ये पता नहीं चल रहा है कि सैटेलाइट उसके चक्कर काट रही है, वो सैटेलाइट के चक्कर काट रहा है, ठीक है। इस हिसाब से डॉफ प्लैनेट जो है वो है प्लूटो, सीरीज एंड एरिस, और भी हैं बहुत सारे। बाय द वे, तीसरी चीज आती है इंपॉर्टेंट, ट्रिपल एसपी। ट्रिपल एसपी होती है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज। इसमें कॉमेट, एस्ट्रॉइड सब आ जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा हमें मिलते हैं दो जगह, एक तो है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट और दूसरी है हमारी कुपर बेल्ट, ठीक है, दो बेल्ट है उसमें ज्यादा मिलते हैं हमें। ओके, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ टॉक अबाउट मर्करी। मर्करी को हिंदी में हम बुध ग्रह बोलते हैं, जो कि कुंडली में होता है, ठीक है। रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स इसका दूसरा नाम है। सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। रोटेशन 58.65 डेज है और रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, जो कि 88 डेज में होता है। मैक्सिमम ड्यूरेनल रेंज, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका मतलब देख लो तो आसानी से याद रहता है। ड्यूरेनल रेंज मतलब दिन और रात में बहुत डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस है, ठीक है। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही कोई सैटेलाइट है। तो जब इसके पास ना कोई एटमॉस्फेयर ना ही सैटेलाइट है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सबसे पास है सन। अब सन इतने पास है कि उसकी वजह से सन की इतनी ग्रेविटेशनल पुल है कि इस पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब सैटेलाइट होगा वो भी सन खींच लेगा, तो इसलिए इसके पास नहीं है। अब एक बात समझो, अगर सन यहाँ पर है, ठीक है, तो उसकी इतनी हीट इस तरफ आ रही है, तो कहीं ना कहीं जो मर्करी है इसमें मेटालिक चीजें ज्यादा मिलती है, मेटल ज्यादा है इस पे। तो जब मेटल को आप ज्यादा हीट करोगे तो वो लूज हो जाता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। तो सन की जब यहाँ रेस पड़ रही है तो थोड़ा सा लूज हो जाता है, और जब ये साइड स्विच करके दूसरी साइड आती है तो यहाँ तो हीट आ ही नहीं रही है, तो ये यहाँ ठंडी हो जाएगी। तो उसकी जो सरफेस है, जैसे ही मेटल ठंडा होता है, अगर आप प्रॉपर शेप ना दो तो वो जैसे झुर्रियां पड़ जाती है वैसे हो जाता है। तो इस वजह से मर्करी की जो सरफेस है उसको कहते हैं इट हैज लोबेट स्कार्प्स, मतलब झुर्रियां पड़ी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वीनस। वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी इसका नाम है, क्योंकि एफ्रोडाइट जो गॉडेस थी उसके नाम पर हम इसे पूछते हैं। अर्थ का हम इसे ट्विन कहते हैं। अब दो वर्ड्स होते हैं, अर्थ ट्विन और अर्थ अलाइक, ठीक है। ट्विन मतलब जुड़वा और अलाइक मतलब जैसा, मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं और आप अपने माँ बाप के जैसे नजर आते हैं, ठीक है, फीचर्स में थोड़े बहुत। अब अर्थ का जो ट्विन है, जुड़वा जो है, वो है वीनस। क्यों? क्योंकि शेप और साइज में सेम है और सिर्फ 500 किलोमीटर उसकी शेप में कम है, मतलब जुड़वा बच्चा एक मोटा एक पतला, उस हिसाब से, ठीक है। ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में सन और मून के बाद। क्यों? क्योंकि इसकी 70% एल्बिडो पावर है। एल्बिडो का मतलब है लाइट रिफ्लेक्ट करना। ये कितना परसेंट रिफ्लेक्ट करता है लाइट? तो 70% लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए सबसे शाइनी है ना। अर्थ से क्लोजेस्ट है, मार्स नहीं होगा, वीनस होगा अर्थ से क्लोजेस्ट। हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्यों? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब देखो, लाइट आई सन की, वो रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन 70% रिफ्लेक्ट करेगी, 30% तो अंदर ही है। अब उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे आया? जो वीनस है इसके आसपास एक मोटे क्लाउड की चादर है, ठीक है। ये जो क्लाउड है ये सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इतना मोटा है कि 30% लाइट अंदर ही ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए इसे हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। इसमें 90 से 95% CO2 मिलता है। ये उल्टा घूमता है, ठीक है, जितने भी प्लैनेट है सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब उल्टी घड़ी चल रही है, ठीक है। मतलब एक जेंटली घड़ी कैसे चलती है, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बजता है। अब उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है, पहले 3 बजा, फिर 2 बजा, फिर 1 बजा, उल्टी उल्टी से चलती है, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। बहुत तो कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम एक्सप्लेन, ठीक है। बैकवर्ड्स, अब सारे प्लैनेट तो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये एक लौता सुंदर है ना, तो थोड़ा एटीट्यूड ज्यादा होगा, इस वजह से ये उल्टा चलता है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसकी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है, स्लोएस्ट रोटेशन है, 257 डेज में एक चक्कर कंप्लीट करता है ये। ऑलमोस्ट इक्वल रोटेशन और रेवोल्यूशन है इसका, मतलब इसका जितना एक दिन है उतना ही इसका एक साल है, बराबर है। अच्छा, यहाँ स्कूल नहीं होते, नहीं। वीक मैग्नेटिक बेल्ट है, और इस वीक मैग्नेटिक बेल्ट की वजह से ही इसे हम वो बोलते हैं, इसके बाद सैटेलाइट नहीं है। अब जब ये इसमें एक चादर ढकी हुई है क्लाउड की, तो इसकी वजह से इसका एक और नाम पड़ जाता है, इसे कहते हैं व्हील्ड प्लैनेट, छिपा हुआ प्लैनेट, ठीक है।
नेक्स्ट मार्स। मार्स को हम मंगल ग्रह बोलते हैं। रेड प्लैनेट है, रेड कलर का नजर आता है, ठीक है। ये ब्राइटर है और किसी स्टार के। इस पे बहुत हल्का एटमॉस्फेयर होता है जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस होती है। इस पे डोरमेंट वोल्केनोज है, मतलब कभी फटते होंगे वोल्केनो, लेकिन अभी नहीं फट रहे हैं। डोरमेंट है लेकिन फट सकते हैं। डीप चास्म, मतलब घाटी, घाई, ये सब बहुत सारी है। डीप है, बहुत नीचे है। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन्स है उसे हम कहते हैं निक्स ओलंपिया। ये हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 टाइम बड़ा है। इस पे 2 सैटेलाइट्स है, फोबोस और डियोमोस। फोबोस का मतलब फियर, डियोमोस का मतलब टेरर। अब लाल रंग है ना, लड़ाई वड़ाई हुई होगी, तो इस वजह से इसका जो नाम है दूसरा वो है रोमन गॉड ऑफ वॉर। अब जब लड़ाई है तो फियर और टेरर दोनों होना ही चाहिए, करेक्ट। इस पे भी पोलर कैप है सिमिलर टू अर्थ का, ठीक है। हमारी अर्थ पे नॉर्थ पोल पर है और साउथ पोल पे, वैसे ही मार्स पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पोलर कैप्स है। इस पे भी थोड़ा सा टिल्ट है एक्सिस पर, ठीक है। ये है इसका टिल्ट, थोड़ा सा टेढ़ा है, जैसे हमारी अर्थ 23.5 डिग्री टेढ़ी है, ठीक है। रोटेशन 24 आवर्स 37 मिनट 22 सेकंड्स में एक चक्कर पूरा करता है, मतलब एक दिन इसका 24 आवर्स 37 मिनट 22 सेकंड का होता है, जैसे अर्थ पर होता है। लेकिन इसका जो रेवोल्यूशन होता है ना 637 डेज का होता है। मतलब यहाँ पर भी स्कूल नहीं होना चाहिए, 2 साल में एक क्लास पूरी होगी, बुढ़ापा निकल जाएगा भैया। चलिए जुपिटर, रोमन किंग्स ऑफ गॉड, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का, 11 टाइम्स लार्जर देन अर्थ है। एटमॉस्फेयर में इसके हाइड्रोजन, हीलियम, मिथेन, अमोनिया मिलेगी। फास्टेस्ट रोटेशन है, लट्टू की तरह तेज घूमता है 9.8 आवर्स। इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी तेज घूमेगा तो भाई हम तो उड़ ही रहे होंगे। इस पे एक बहुत ग्रेट स्पॉट है रेड कलर का, ये जो कि एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है, लेकिन अभी ये कम हो गया, घटता गया है। रेवोल्यूशन 12 ईयर्स में होता है, मतलब 12 साल में एक चक्कर ये काट कर आता है सन का। इस पे 63 सैटेलाइट्स, ओके। सैटेलाइट्स क्या है, जब से पहले हमारा जो सोलर सिस्टम था उसमें दूसरा टेलीस्कोप था, उसे हमने रिटायर करके नया टेलीस्कोप इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम था जेम्स वेब टेलीस्कोप। जब से ये आया है, ये भाई हर महीने नया सैटेलाइट ढूंढ लेता है। तो इस वजह से सैटेलाइट के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है कि मैक्सिमम सैटेलाइट किसके पास है, क्योंकि एक महीने पता चलता है जुपिटर के ज्यादा सैटेलाइट है, दूसरे महीने पता चलता है सैटर्न के। अभी 149 आई थिंक पहुंच गई है सैटेलाइट। सो ये हमेशा जुपिटर और सैटर्न में रहेगा, करेक्ट। हिंदी में इसे बृहस्पति कहते हैं। इस पर लार्जेस्ट सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में, लार्जेस्ट सैटेलाइट जो है वो इसी की है, गाइनामिडी है। और बाकी छोटी छोटी सैटेलाइट है यूरोपा, कैलिस्टा, ठीक है। नेक्स्ट सैटर्न। सैटर्न को हम शनि ग्रह, सबसे ज्यादा कुंडलियों में ये बैठा होता है शनि में, शनि भारी आपका। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। रेवोल्यूशन 29 ईयर्स में करता है, रोटेशन 10.3 आवर्स में करता है। लीस्ट डेंसिटी है, मतलब इस पे तो पैर रखने का मतलब ही नहीं है। सिस्टम ऑफ रिंग्स, 3 सिस्टम ऑफ रिंग्स हैं, तो इसे रिंग टाइप का प्लैनेट भी बोलते हैं। 47 सैटेलाइट, अगेन आई टोल्ड यू जेम्स वेब टेलीस्कोप की वजह से ये भी गलत है, अभी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। इसकी एक सैटेलाइट ऐसी है जिसका नाम है टाइटन, जिसका खुद का एटमॉस्फेयर है, जैसे अर्थ का खुद का एटमॉस्फेयर वैसे उसका खुद का है। इसे रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यूरेनस, अमेरिकन ग्रीक गॉड के नाम पर इसे, सॉरी अमेरिकन नहीं, एंशिएंट ग्रीक गॉड के नाम पर इसे बोला जाता है। पहला प्लैनेट है जो कि टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया है। 1781 में विलियम हर्शल ने इसे टेलीस्कोप से वो क्या था, डिस्कवर किया था। कहते हैं ये नॉर्थ से साउथ घूम रहा है। अब एक बात बताओ, एक प्लैनेट है ये सीधा, लेकिन इसका टिल्ट है 98 डिग्री। तो जब ये रोटेट करेगा तो यही तो लगेगा ऐसे घूम रहा है नॉर्थ टू साउथ, वैसे तो घूम ऐसे ही रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इंक्लिनेशन है 98 डिग्री का। 1977 में इसमें 9 फेंट रिंग्स डिस्कवर हुई थी। वैसे सबसे ज्यादा रिंग्स है सैटर्न की, इस पे हल्की रिंग्स डिस्कवर हुई थी। रोटेशन इसका 10.8 आवर्स का है। रेवोल्यूशन 84 ईयर्स का है। 27 सैटेलाइट्स है, ऑब्वियसली बढ़ गई हैं अब भी, जैसे मिरांडा, एरियल, अम्ब्रेल एंड टाइटेना। हिंदी में इसे अरुण ग्रह के नाम से जानते हैं। नेपट्ट्यून, रोमन गॉड ऑफ सी। स्मॉल टेलीस्कोप से ये ग्रीनिश स्टार दिखता है। डिस्कवर किया था इसे जे जी गेल ने 1846 में। इस पे 5 फेंट रिंग्स हैं। 16 सैटेलाइट, अगेन अपडेटिंग। ट्राइटन और नेरोइड से मेजर सैटेलाइट्स है। रोटेशन 15.7 आवर्स का है। रेवोल्यूशन 165 ईयर्स का है और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन है क्योंकि बहुत दूर है यार, थक जाता होगा चक्कर काटते काटते। इसे हिंदी में वरुण ग्रह बोलते हैं। प्लूटो, अब प्लूटो बेचारा, यार ये डिस्कवर तो हुआ था 1930 में, लेकिन 2006 में इसे बोल दिया था कि ये प्लैनेट नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है। क्यों? एक न्यू होराइजन नासा का स्पेस प्रोब था, वो घूमते हुए वहां गया, उसने ये फोटो क्लिक की थी प्लूटो की। उस पे पता चला कि नेचुरली इस पर बादलों से एक हार्ट बना हुआ है, पहली क्वालिटी।
दूसरी क्वालिटी, जो प्लूटो है ये चक्कर ऐसे काट रहा है, ठीक है, और इसकी सैटेलाइट है वो चक्कर ऐसे काट रही है। तो ये समझ नहीं आया चक्कर कौन किसके काट रहा है, प्लूटो सैटेलाइट के काट रहा है, सैटेलाइट प्लूटो की काट रही है, मतलब उसका जो घूमने का एरिया है वो क्लियर नहीं है, इसलिए हमने इसे शिफ्ट कर दिया एज एन ड्वार्फ प्लैनेट। नाउ एस्टेरॉइड्स या फिर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, मार्स और जुपिटर के बीच का जो एरिया है उसमें आपको ट्रोजन एस्ट्रॉइड या एस्ट्रॉइड मिलते हैं। इन्हें प्लैनेटॉइड्स या स्मॉल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं। 500 छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं, उनमें से लार्जेस्ट है सिरस, पैलस, जून, वेस्टा, एस्ट्रा, हीबा, बहुत सारे आपके एस्ट्रॉइड्स हैं। नाउ मीटियोर्स, ये स्काई में बहुत तेज स्पीड से जाते हैं और इतनी तेज स्पीड से जाते हैं कि पीछे ट्रेल ऑफ लाइट नजर आती है, ठीक है। जैसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है मीटियोराइट, ठीक है। इनकी स्पीड 11 से 72 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड, ठीक है। ये बर्न करते हैं क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आते हैं, फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से बर्न करते हैं और फिर हमें फॉलिंग स्टार की तरह नजर आता है कि टूटता हुआ तारा दिख रहा है, जिसे हम मीटियोर शार भी कहते हैं। ओके, कॉमेट, कॉमेट ग्रीक वर्ड से आया कॉमेट, हेयर लाइक, मतलब बाल की तरह नीचे फैले हुए बाल, ठीक है, एक उसकी चोटी और नीचे फैले हुए बाल। ये बना होता है डस्ट और गैस से। इसकी टेल हमें तभी नजर आती है जब ये सन के पास चला जाता है, और ये सन के, जैसे ये सन है, ठीक है, ये आया, ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ये जनरली सन से दूर जाता है। इट ओरिजिनेट्स इन ह्यूज क्लाउड कॉल्ड ऑट क्लाउड। अब ये जो ऑट क्लाउड है ये कहाँ मिलता है, आपका नेपट्यून प्लैनेट है और फिर आपका ये प्लूटो डॉर्फ प्लैनेट है, इसके बीच जो बेल्ट है उसे कहते हैं हम कूपर बेल्ट, कूपर बेल्ट, ठीक है, या फिर इस बेल्ट को ट्रांस नेपट्यून ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं, इसमें ऑट क्लाउड मिलता है। अब 3 कॉमेट्स हैं जो हमें पता है। हेलीज कॉमेट एडमंड हेली ने डिस्कवर किया था, जो हर 76 इयर्स में रीअपियर करता रहता है। कॉमेट स्मिथ टर्टल, ये अर्थ से कोलाइड कर सकता है 2116 में। कॉमेट शूमेकर लेवी 9, ये जुपिटर के साथ कोलाइड हो गया था, जुपिटर पर जो छोटा सा स्टॉर्म चल रहा था ना लाल रंग का, वो इसी की वजह से कोलाइड होने की वजह से छोटा होता जा रहा है। सी, ये तो हो गया आपका कॉमेट, ये हो गया आपका मीटियोराइट, ठीक है। एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मीटियोर, मीटियोराइट, फायरबॉल, मीटियोराइट, ये सब अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं जो हमारे स्पेस में मिलते हैं ना। स्पेस प्रोब की अगर हम बात करें, स्पेस प्रोब बनाए भी बहुत सारे हैं, सक्सेसफुल भी बहुत हुए हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फेल भी हुए हैं, ठीक है। हमसे सक्सेसफुल जो हुए उनके बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी मेजर मेजर। मर्करी, मर्करी मैराइनर 10 मैसेंजर और बेपी कोलंबो भेजा था, ठीक है। वीनस पे हमने जो भी भेजा था उनके नंबर है, ठीक है, कितने सारे हमने वो भेजे थे वीनस के ऊपर। नाउ मार्स पे अगेन बहुत सारे भेजे थे, इसमें से इंपॉर्टेंट है आपके इंडिया का मार्स एक्सप्रेस, जो कि ऑपरेशनल है, लेकिन MOM मॉम भेजा था 2013 में, अभी ऑपरेशनल नहीं है, इसे इसका ऑपरेशन खत्म हो गया, अभी हम दोबारा दूसरा भेजने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। नहीं नहीं, हमने दूसरा भेज दिया था, नहीं, ये यू शुड राइट इन कमेंट्स, ठीक है, यू शुड नो इसरो के कौन कौन से ये हैं ऑर्बिटर्स हैं जो भी हमने बनाए हैं, यू शुड बी अपडेटेड विद इसरो, एंड इफ यू अपडेटेड विद दिस यू शुड राइट इन कमेंट्स। So this is what we study in cosmology: your sun, planets Mercury, Venus, Earth, Mars, asteroid belt, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto, Kuiper belt, correct? Thank you so much for this class. If you like it, please share, subscribe and do comment on it. ठीक है, कोई भी डाउट है, put it on comment, I'll clarify it. Thank you.